कहानीकार मेहरुन्निसा परवेज़ जी की कहानियों में चुंबकीय शक्ति है, जिसके कारण सामान्य से सामान्य जन उनकी प्रत्येक कहानी की ओर स्वतः खिंचा चला आता है। तो आज सुनिए उनकी लिखी कहानी अपनी ज़मीन। तो शुरू करते हैं कहानी। गोदावरी ने हताश होकर हारी सूनी और रो रो कर छिली आंखों की कोर से एक बार फिर अपने मृत बेटे पर नजर डाली और फिर पति के दुख से जड़ हुए चेहरे को देखा, जो पिछले एक सप्ताह से भागते भागते थक गया था और इतनी भाग दौड़ के बाद भी बच्चा बच नहीं पाया था। चारों लड़कियां रो रो कर थकी थीं, सुन्न दीवार से टिकी बैठी थीं। अस्पताल का वही एक सप्ताह पुराना सन्नाटे से भरा चिर परिचित वातावरण था। सारी हलचल पहचानी सी थी। दुनिया का सारा काम उसी गति उसी रफ्तार से चल रहा था। इतने इतने लोगों में किसी के मर जाने से दुनिया का काम तो नहीं रुकता ना। बरामदे में फिनाइल का पोछा दिया जा रहा था। सुंदर सुंदर साड़ियों में डॉक्टरनियों का झुंड इस वार्ड से उस वार्ड आ जा रहा था। वे सफ़ेद मोजे पहने, गंभीर चेहरा लिए दहशाती सी इधर से उधर तेज तेज आ जा रही थीं। मरीजों का भी वही रोज का क्रम था। कष्ट से कराहते रुदन आज भी हवा में रचे बसे थे। सब जो का त्यों था। बस अंतर इतना हो गया था कि कल तक उसकी गोद में खेलता एक बच्चा लेटा रहता था और आज वो चुप निष्प्राण पड़ा था, बिना हिले डुले। आज न उसकी आवाज़ थी, न जिद थी, न कोई मांग। आज वो शांत सा पड़ा था। उसकी आंखों पर ढकी पलकें पत्थर की तरह ठंडी और भारी हो गई थीं। वो जब भी बेटे को निहारती उसका कलेजा मुंह को आ जाता। ऐसा जान पड़ता कलेजा मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। वो चाहती थी कि इतनी जोर से रोए कि सारी दुनिया को इस छोर से उस छोर तक सुनाई दे, सबको पता चल जाए कि उसका बेटा उससे छिन गया है। पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसकी ममता भरी सिसकियां कलेजे में घुटकर रह गई थी। जब डॉक्टर ने बच्चे की जांच कर नर्स से कहा था बच्चा मर गया है, लाश उसके घर वालों को सौंप दो, तो वो पागलों सी फटी फटी आंखों से बच्चे को देखती भयानक आवाज़ में रोई थी। कहते हैं माँ जब दुख से रोती है तो धरती भी हिल जाती है। पर थोड़ी देर बाद ही मुंह में आंचल ठूंस कर उसे अपनी सिसकी घोंट देनी पड़ी थी। पति ने उसे समझाया था, अस्पताल में रोना सख्त मना है। जनक चला गया है गोदावरी, पति ने बच्चे की लाश को दोनों हाथों से पागलों की भांति समेटते हुए कहा था। सिसकते कराहते वे लोग बाहर लॉन में जा बैठे थे। वो ठगी सी सिर पीट रही थी। जब आदमी पर दुख पड़ता है तो सहसा विश्वास नहीं होता, पर जो जो क्षण बीतते जाते हैं सत्य को स्वीकारना पड़ता है। अभी कल ही की तो बात है जब जनक को लेकर वे लोग शहर आए थे तो वो बोला था, बाबा लौटते में लश्कर से नई बुशर्ट ले देना। उसे जीना है वो जिएगा, इसका उसे कितना विश्वास था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हंसती खेलती एक नन्ही सी जिंदगी दिए की तरह अचानक धप से बुझ जाएगी। बाबा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो भैंस खरीदूंगा, खूब दूध पीऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। अपने बाबा की गोद में लेटा लेटा वो आसमान में चांद निहारा करता था। उसकी नन्ही नन्ही भोली भोली बातों से सारा घर निहाल हो जाता था। लगातार एक के बाद एक 4 लड़कियों के जन्म के बाद जनक ने जन्म लिया था। उसके जन्म से कितनी प्रसन्नता हुई थी सबको। हमेशा पैर की ठोकर देकर बात करने वाली सास ने भी पहली बार अच्छे से बोला था। अपने हाथों से असली घी में हरीरा बनाकर खिलाया था। लड़के के जन्म से उसे लगा था उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं, वरना उठते बैठते सास उसे कोसती रहती थी। उसके बेटे का धन समाप्त करने, खून चूसने को लच्छनी आई है। चौथी बेटी के सौर के समय जब दाई ने सास से कहा था कन्या जन्मी है, तब उसने अधकुले फाटक से सास का मुंह देखा था। उसके बाद फिर सास की शक्ल नहीं देखी थी। उसे घी हरीरा कुछ नहीं दिया गया था। वो खाट पर पड़ी पड़ी किस्मत को कोसती रोती रहती थी। लड़की के जन्म को बहुत बुरा माना जाता है। जब तीसरी बेटी हुई थी तब सास 2 दिन तक आंचल के छोर से तंबाकू बांधे घूमती रही थी कि मौका लगते ही नवजात बच्ची के तालू में तंबाकू रख देगी। तंबाकू रखते ही 1 घंटे में बच्ची के प्राण निकल जाते। दाई ने उसे संकेत दे दिया था और वो अपने बच्ची को छाती से चिपकाए निगरानी करती रही थी। एक क्षण भी उसे अपने से अलग नहीं किया। चौकसी में वो सारी सारी रात बच्ची को गोद में लिए बैठी रहती थी। हार कर बाद में सास ने अपना इरादा बदल दिया, पर उसका क्रोध गालियों में कोसने में निकलने लगा।
चूल्हे में जलती लकड़ी तक से वो लड़कियों को मार बैठती थी। दुखों से भरी ऐसी काली रात के बाद सुख की भोर भी हुई थी। सारे घर में हलचल थी, खुशियों का वातावरण था। ससुर ने बंदूक उठाकर हवा में चलाई थी और सारे गांव को सूचना दी थी कि उनके घर वारिस पैदा हो गया है। खुशी के मारे स्वयं उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इतने इतने ढेर दुख देखने के बाद, लड़कियों की माँ बनकर लानतें सहने के बाद उसे बेटे की माँ बनने का मौका मिला था। उसके कमरे के बाहर रात भर गांव की औरतों ने ढोलक बजाकर बधाइयाँ गाई थीं। खुद सास अपनी शादी का ओढ़ना पहनकर नाची थी, जिसे देखने सारा गांव जुट गया था। बूढ़े पैरों में यौवन की थिरकन भर गई थी। ससुर ने बिरादरी की पांत बुलाई थी और स्वयं से पर साफा बांधकर छाती तान कर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए सबसे बधाई स्वीकारी थी। हमेशा बेटे की माँ बनी रहने पर गर्व करने वाली सास पहली बार बेटी के लिए रोई थी। मेरी बेटी होती तो उसे भतीजे के काजल लगाई में इतना देती कि उसका घर भर जाता, पर मेरे भाग्य खोटे 2 बेटे ही हुए। सास ने हर नेक दस्तूर बड़े मन से किए थे। दिन हफ्तों में, फिर महीनों में, फिर साल में बदल गए और नन्हा जनक 7 साल का हो गया। जनक 7 बरस का था और 7 जगह से उसके ब्याह की बात आ गई थी। ससुर ने मूँछों पर ताव देकर बात लौटा दी थी। भर नौ का होगा, मोड़ा तब बात कर लेंगे। पर किसे पता था होनी नाग बनकर डसने बैठी है। जनक को अचानक बुखार आया। गांव के लोगों ने कहा, इस साल आम में ज़्यादा बौर आया है, इसी से बच्चों को बुखार आया है। धीरे धीरे बुखार बढ़ता गया। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने देखा तो कहा, पीलिया हो गया है। दवा दारू झाड़ फूंक सब करवाए, पर बुखार नहीं उतरा। आखिर डॉक्टर ने हाथ टेक दिए, ग्वालियर के बड़े अस्पताल ले जाओ। फिर वे लोग बस में बैठकर शहर की ओर चल पड़े थे। गोदावरी क्या सोच रही है, अब क्या करे? बच्चे का क्रियाक्रम करना पड़ेगा। मैं सुबह चक्कर काट आया, कोई भी टैक्सी वाला लाश ले जाने के लिए तैयार नहीं है, और जो तैयार होता है वो पूरे 500 रुपये मांगता है। पति ने हताश होकर उसे बताया, नहीं, मेरे बेटे को गांव ले चलो, सबको उसका मुंह दिखा दो। यहाँ परदेश में किसके सहारे करोगे मेरे बेटे को? क्या परदेश की मिट्टी ही मेरे बेटे के नसीब में है? आखिर माँ बाप भी तो देख लें बेटे का मुंह, कहकर पति चुप घुटने मोड़कर उदास बैठ गए। अस्पताल की हलचल वैसी ही थी। लड़कियां रोते रोते निढाल पड़ी पड़ी ऊँघ रही थीं। वो गोद में जनक को लिए मक्खियां आंचल से भगाती बैठी थी। आंसू थे कि रुकना ही नहीं चाहते थे, और मन था जो जनक को मरा हुआ स्वीकारना ही नहीं चाहता था। सुन, अचानक पति ने उसके कंधे झकझोरे। एक काम हो सकता है, इसे बस में ले चलते हैं। बस तू उसे जीवित बच्चे की तरह गोद में समेटे रहना। रास्ते भर रोना धोना नहीं, रास्ते भर आंचल ढांक कर इसे दूध पिलाती रहना। जरा भी शक ना होने देना, क्योंकि बस में जिंदा आदमी जाते हैं, मरे हुए नहीं। थोड़ा भी शक हुआ तो हम सब जेल की हवा खाएंगे। क्या कहते हो? उसने जोर से सिसकी भरी। जनक को दूध पिलाऊं? मोड़ा तो रूठ गया, मेरी छाती पत्थर कर गया। शांत हो जा गोदावरी, अकल से काम ले। इस तरह जनक को लेकर गांव जा सकेंगे क्या? सोच ले, बिना जनक के लौटना पड़ेगा, और जो जो देर होगी समस्या और विकट हो जाएगी। अभी ताज़ा बात है, मेरी बात मान ले। गोदावरी बेवकूफ़ सी गूंगी बनी पति को निहारती रही। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अभी कल ही की तो बात है, जनक को हंसाते खिलाते बस की खिड़की से बंदर मंदिर दिखलाते लाए थे, और आज छिपाकर ले जाने की बात होने लगी। उसका बेटा जनक अब जनक नहीं रहा। चल चल गोदावरी, जनक को लेकर उठ। पति ने उसे कंधे से उठाकर खड़ा किया। लड़कियों ने बाकी सामान पकड़ लिया। पति उसे सहारा देकर ले जाने लगा। गोदावरी छाती से चिपकाए अपने छौने को लेकर चलने लगी। उसे धूप न लगे, सो उसने उसे आंचल से ढांक लिया था। चलते चलते जनक का पैर हिलडुल रहा था, तो उसे लगा कि दुनिया झूठ बोलती है। बच्चा जिंदा है और उसकी छाती में मुंह गाड़े शांत नींद सो रहा है। थका सा, लंबी बीमारी ने उसे कितना कमज़ोर कर दिया है। बस स्टैंड आते ही पति उससे हटकर चलने लगा, साथ ही हिदायत देने लगा, देख, सारे रास्ते रोना मत। गोदावरी मन को पत्थर कर ले, जनक को गांव ले जाना है। गोदावरी ने कलेजा पत्थर कर लिया। ममता की चीखों को, रुदन को उसने दांतों से भींचकर भीतर रोक लिया। नहीं, वो नहीं रोएगी। उसे अपने बेटे को अपने घर ले जाना है। वो घर जाएगा। वो माँ है, और माँ होकर बच्चे को परदेश में अजनबियों के हाथ सौंप जाएगी क्या?
वे लोग बस में बैठ गए। वो पत्थर की मूर्ति बनी बैठी रही। कंडक्टर 2 बार आया। अजी, गोद के बच्चे का भी टिकट लगेगा, दिखाओ कितने वर्ष का है। सो रहा है बाबू, टिकट तुम ले लो, 7 वर्ष का छोरा है, पति ने फंसे गले से कहा। बड़ी गहरी नींद में है, शोर से जरा भी नहीं उठ रहा। कंडक्टर ने टिकट पति को थमाते हुए अपनी दरियादिली दिखाई। हाँ बाबू, बड़ी गहरी नींद में है, कहते हुए पति के गले से जोर से सिसकी उठी, पर फिर गले में घुटकर रह गई। सारे रास्ते वो चुप बनी बैठी रही। बच्चे को छाती से चिपकाए वो फटी फटी आंखों से सामने बिछी डामर की सड़क को निहारती रही। गांव पर गांव आते रहे, लोग उतरते चढ़ते रहे, सारे लोग उतर कर नाश्ता पानी करते रहे, पर वे लोग तो दूसरी दुनिया के वासी थे, जिन्हें कभी भूख प्यास लगती ही ना हो, ठट बने बैठे रहे। अजी, बच्चों का मुंह सूख रहा होगा, पानी वानी तो पिला दो, एक यात्री ने हमदर्दी दिखाई। नहीं हुजूर, गरीब के बच्चे हैं, इन्हें भूख प्यास नहीं लगती। बस फिर चल पड़ी। यात्रा इतनी कठिन हो सकती है, ये वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब बस उनके गांव में पीपल के पास रुकी तो उसका कलेजा मुंह को आने लगा। बच्चे के भार से उसकी बाहें भारी हो गई थीं। भीड़ के पीछे पीछे वो भी उतरने लगी। पति लड़कियों को बाह पकड़ पकड़ कर उतारने लगा। पति ने उसे उतारने के लिए उसकी गोद से जनक को लिया। जनक को पति की बाहों में देते हुए उसे लगा कि वो एकदम हल्की सी तिनके सी हो गई है, जैसे उसका अपना कोई वजन ही ना हो। सारा भार तो जनक का था और पहली बार उसे लगा कि उसकी गोद सूनी हो गई है। दुख से उसकी छाती फटने लगी। वो एकदम नीचे उतर कर रोने लगी। उसके साथ पति बच्चियां सब रोने लगे। बस के तथा आसपास के सारे आदमी चकित रह गए और आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया। पति जनक की लाश को दोनों बाहों में संभाले आगे चलने लगा। उसे लगा कि बेटे को अपनी जमीन देने के सुख से वो निश्चित और हल्का हो उठा है। अभी आप सुन रहे थे मेहरुन्निसा परवेज़ जी की लिखी हुई कहानी अपनी ज़मीन। जीवन में कभी कभी ऐसे दुखद क्षण आदमी को जीने ही पड़ते हैं। आशा है कहानी आपको ठीक लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी प्रसिद्ध लेखक या लेखिका की कहानी के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।